अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्ट्रेटजिक स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम इस वीडियो को करेंगे आर्कटिक के सिलसिले में, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हो रही हैं कि आर्कटिक वाली वीडियो भी हमारी तकरीबन उस पर काम मैंने कर लिया हुआ है। उसकी सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने बना ली हुई है। लेकिन ये जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा प्रेसिंग है, ज़्यादा अर्जेंट है, और इसको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है इस टाइम। सोल, अगर चाइना और रशिया को हम समझें कि सेकंड ग्रेड पावर्स हैं, तो अमेरिका की थिंकिंग को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अमेरिका की जो फंडामेंटल थिंकिंग्स हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं द मनरो डॉक्ट्रिन। ये जेम्स मनरो उनके एक प्रेसिडेंट थे 1923 में, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाई थी। और अगर आपने अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प को सुना हो, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो अभी बना रहा हूँ उसको डॉनरो, उन्होंने मजाक किया कि डोनाल्ड और मनरो को मिला के डॉनरो डॉक्ट्रिन मैं बना रहा हूँ। अच्छा, बोला तो उन्होंने मजाक के सिलसिले में, लेकिन ये एक बहुत सीरियस डिबेट अमेरिका में इस वक्त चल रही है राइट विंग सर्कल्स में, जिसको आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ताकि आपको समझ आ सके कि ये जो पुशेस एंड पुल्स चल रहे हैं इस टाइम यूएस के अंदर, ये चल क्या रहा है। इनकी दो स्किज़ोफ्रेनिक किस्म की क्यों नज़र आती है इनकी फॉरेन पॉलिसी की। एक तरफ वो कहते हैं हम निकलना चाह रहे हैं, एक तरफ दुनिया से नहीं निकलना चाह रहे, एक तरफ हम उसमें चाइना से, साउथ चाइना सी से भी निकल जाएंगे, हम वेस्ट एशिया से भी, गल्फ़ से भी निकलना चाहते हैं, फिर वो नहीं भी निकलना चाहते। ये कन्फ्यूजन क्यों फैली हुई है और इसका रीज़न क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको समझाऊँ कि अमेरिकन जो अर्ली कॉलोनियल्स थे, जो यूरोप से निकल के गए, वो लोग थे जो यूरोप की जंगों से तंग आए हुए थे, बादशाहों की, प्रिंसेस के आपस की लड़ाइयों से तंग आके जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन करते करते पहले इंग्लैंड से, फिर स्कॉटलैंड से, और फिर उसके बाद आयरलैंड से, फिर इटली से, जर्मनी से, हॉलैंड से, यूरोप से आहिस्ता आहिस्ता लोग अमेरिका आना शुरू हो गए। वो जो लोग थे, चूँकि मोस्टली गरीब लोग थे, जो अपने यूरोपियन कॉन्टिनेंट में खुशहाल नहीं थे, तो वो बड़े बेजार आए थे यूरोप की जंगों से, यूरोप के मसाइल से, यूरोप की प्रिंसली स्टेट से, हज़ारों साल से। अब अगर आप स्पार्टा से लेना शुरू करें तो 2000 साल से यूरोप की जंगें, कभी 100 ईयर वॉर, कभी रोज़ वॉर, कभी 30 ईयर वॉर, कभी कैथलिक्स की प्रोटेस्टेंट से 60 साल की लड़ाई, 30 साल की लड़ाई। यूरोप कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ वॉर में रहा है। तो जो ये कॉलोनियल्स बाहर निकले यूरोप से और जो अमेरिका गए, तो इनमें एक इनहेरेंट एंटी यूरोपियन या एंटी इम्पीरियल सेंस में ये था कि जी हम अब यूरोप से बाहर निकल आए, हमें अल्लाह ने बड़ी अच्छी ज़मीन दे दी है, बड़ा मज़ेदार मुल्क है, तो अब हम यूरोप के झंझट में नहीं पड़ेंगे। ये वो फाउंडेशनल थिंकिंग थी अमेरिका की, जिसको अमेरिका में एक टर्म यूज़ होती है आइसोलेशनिज़म, कि जी हम अपनी परफेक्ट आइसोलेशन में, हमें एक परफेक्ट ज़मीन का हिस्सा मिल गया जो यूरोप से एक समंदर दूर है, और अब हम यूरोप के मामलात में मज़ीद इंटरफेयर नहीं करना चाहते, ना यूरोप को हम इंटरफेयर करने देंगे अपने मामलात में। और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश से जंग लड़के आज़ादी हासिल की। जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, जो इनिशियल 13 कॉलोनीज़ थी, मैं पहले बात कर चुका हूँ, और उसके बाद उसमें ऐड करते 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 उन्होंने नॉर्थ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट पकड़ लिया। तो एक तो आइसोलेशन की उनकी फंडामेंटल गुटी में एक बात है कि जी हमने यूरोप के झंझट से में नहीं पड़ना। इसको कहते हैं अमेरिकन डॉक्ट्रिन में आइसोलेशनिज़म। तो ये हमेशा से अमेरिका के अंदर प्रिवेलेंट रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप ये वर्ल्ड वॉर्स में क्यों जाके यूरोप में लड़ते रहें, जापान से जाके लड़ते रहें, ये हमारा काम नहीं है, ये आप ओल्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, हम न्यू वर्ल्ड हैं, ओल्ड वर्ल्ड जो थी उसको छोड़ दें, ये आपस में लड़ते रहें, इनको लड़ते रहेंगे। अमेरिका को अपने फ्यूचर पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने इलाके को कंट्रोल करना चाहिए, और हमें यूरोप के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। एक तो ये आपको आइसोलेशनिज़म की मैंने डेफिनेशन बता दी ताकि आपको समझ आए कि ये क्यों एक इंस्टिंक्ट सब कॉन्शियस में यूएस के पड़ी रहती है कि हमें यूरोप के और वर्ल्ड के बाकी दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। एक तो ये बड़ी रिमार्केबल बात है। लेकिन जब हम हिस्ट्री का जायज़ा लेते हैं, तो इसके जितनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की हम देखते हैं, वो इसके ऑपोजिट निकलती है। रेटरिक तो है, बातचीत तो है आइसोलेशनिज्म की, लेकिन अगर आप देखें तो ये मनरो डॉक्ट्रिन 1823 में जेम्स मनरो थे प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल में 5th प्रेसिडेंट थे यूएस के। उन्होंने कहा कि जी अब जब चूँकि साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में स्टेट्स ने आज़ादी ले ली है स्पेन से, पोर्चुगल से, फ्रांस से काफ़ी हद तक, तो अब हम नहीं चाहते कि ये जो कॉलोनियल पावर्स है स्पेन की, पुर्तगाल की और फ्रांस की, ये दोबारा आए रिकॉलोनलाइज करने के लिए अमेरिकाज़ को। तो उस टाइम तक अमेरिका इतना स्ट्रांग नहीं था 1823 में। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश नेवी की पावर को इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन पावर्स को दोबारा से कदम जमाने, अमेरिकाज़ में कदम जमाने से रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन बनाई।
अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जब भी यूरोप के कॉलोनियलिज्म से लोगों को आज़ादी मिली है, वो मिली है यूरोप के इंटरनल जंग के बाद। अब ये आज़ादियाँ क्यों मिली कि 1808 में नेपोलियन ने स्पेनिश एम्पायर को और पोर्चुगीज़ एम्पायर को, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो फ्रांस का बादशाह था उसने इनको हरा दिया। तो यूरोप की जब इंटरनल जंग हुई, फ्रांस और स्पेन और पोर्चुगल जब बहुत कमज़ोर हो गए, तो उनसे ये जो उनकी कॉलोनीज़ थी अमेरिकाज़ में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, कैरिबियन में, इन्होंने आज़ादियाँ ली। इसी तरह अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जब दोबारा यूरोप में एक झगड़ा हुआ तो उसके बाद हम आज़ाद हुए। अफ्रीका की कॉलोनीज़, ये सारी कॉलोनीज़ जब यूरोप आपस में लड़ता है और उनकी आपस में जंग की वजह से वो कमज़ोर होते हैं तो दुनिया को आज़ादी मिलती है। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस था कि जब ये जेम्स मनरो ने, प्रेसिडेंट मनरो ने ये डॉक्ट्रिन दी, तो उस वक्त कॉलोनीज़ जो थी सेंट्रल और साउथ अमेरिका की, वो आज़ाद हो रही थी स्पेन से, क्योंकि स्पेन और पोर्चुगल से, क्योंकि यूरोप में जंग जारी थी। ये यहाँ से चलना शुरू हुआ बात। इसमें ये था कि जी हम कॉलोनियलिज्म, यूरोप का कॉलोनियलिज्म दोबारा अमेरिकाज़ में नहीं जाने। बड़ा नोबल किस्म का आइडिया था कि जी देखें हम आज़ादी, अब लोग आज़ाद हो रहे हैं और हम आज़ादी चाहते हैं कि हम उसको प्रिजर्व करें, यूरोपियंस दोबारा आके इसको कॉलोनाइज ना करें। तो इससे ये बात इन्होंने शुरू की। आगे चलते हैं, जब 1904 तक बात पहुंची। अच्छा, 1904 तक अब अमेरिका बड़ी पावर बन गया था। टेडी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जी अब बात जो है वो कॉलोनियलिज्म तक नहीं रह गई। अब उसको वो कहते हैं कि बिग स्टिक हमारी फॉरेन पॉलिसी, कि नहीं अब हम सिर्फ यूरोपियंस को नहीं रोकेंगे, अब हम खुद कंट्रोल भी करेंगे अमेरिकाज़ को। अमेरिकाज़ अब हमारी पेरिफेरी है, हमारा बैकयार्ड है, और इसमें हम जो लोग क्रॉनिक मसाइल हैं जी, ऑथोरिटेरियनिज्म है, ये बना वो बना, किसी को कहीं पे जमहूरियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम इस सारे इलाके को पुलिस करेंगे। अब कॉन्फिडेंस उनका चूंकि बढ़ता जा रहा था, अमेरिका एक बड़ी पावर बन गया था उस टाइम तक, तो उन्होंने ये निकाला कि जी अब सिर्फ हम यूरोपियंस को रोकने तक बात नहीं रुकेगी, अब हम खुद इसके इंचार्ज हैं, हम इसके पुलिसमैन हैं, और हम बिग स्टिक कैरी करते हैं, बड़ा डंडा लेके फिरते हैं। अब हम खुद इस इलाके को, सारे इलाके को देखेंगे और हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये आ गई उसकी मनरो डॉक्ट्रिन का नेक्स्ट फेज आ गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर यूरोप अमेरिका कमज़ोर हो गए, आपस में लड़ गए। तो 1933 में आइजनहावर ने कहा कि नहीं जी अब हम गुड नेबरलीनेस चाहते हैं अमेरिकाज़ में। अब वो चूँकि कमज़ोर हो गए थे तो वो दोबारा आ गए कि नहीं हम सब भाई, तो अब हम अमेरिकाज़ में सारे जमहूरियत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हम बिग स्टिक से एक कदम पीछे हट गए। आगे चलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, कम्युनिज़म आ गया। कम्युनिज़म आया तो क्या हुआ कि जनाब वो एक मरतबा फिर वो मनरो डॉक्ट्रिन सामने आ गई कि नहीं जी अब हम सोवियत यूनियन को, जो लेफ्टिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, जिनको हम कोलोकियली सुर्खे कहते हैं या हरफ आम में सुर्खे कहते हैं, जो लेफ्टिस्ट थे, तो उनको हम अब वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नहीं आने देंगे। अब एक और मैनिफेस्टेशन, नई शक्ल उन्होंने निकाल दी मनरो डॉक्ट्रिन की कि जनाब हम जो है इसको नहीं आने देंगे, कम्युनिज़म को नहीं आने देंगे। तो अगर आपको याद हो तो क्यूबा पे रेवोल्यूशन के बाद सैंक्शंस आज दिन तक लगे हुए हैं। अभी मैं आपको लाता हूँ करंट तक, जहाँ से मैं बात को पीछे ले जा रहा हूँ। कोलंबिया पे, वेनेजुएला पे, जहाँ जहाँ पे सुर्खों की हुकूमतें आई या कम्युनिस्ट पार्टी का या लेफ्टिस्ट का जोर रहा, वहाँ पे अमेरिका ने कूज करवाए। CIA ने 60s में जनरल पिनोशे का नाम आपने सुना होगा, और बड़े लोग मरवाए। बहुत सारी हेटी की गवर्नमेंट, पनामा की गवर्नमेंट, इसकी गवर्नमेंट, एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट, आयंडे की गवर्नमेंट, इस सब गवर्नमेंट्स को अमेरिका ने, CIA ने गिराया, क्योंकि वो लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स थी और वो कम्युनिज़म की तरफ उनका ध्यान था। कम्युनिज़म ख़त्म हुआ तो उसको कहते हैं यूनिपोलर मोमेंट, अमेरिका जीत गया था। उन्होंने क्लेम किया कि एंड ऑफ हिस्ट्री। जी हिस्ट्री चूँकि आइडियाज़ की लड़ाई का नाम है, चूँकि हमारे आइडियाज़ पूरी दुनिया के ऊपर जीत गए तो हिस्ट्री एंड हो गई, अब कोई हिस्ट्री नहीं, क्योंकि एक ही आइडिया प्रिवेल करेगा। और हमारी नियो लिबरल इकोनॉमिक्स और नियो लिबरल हमारी पॉलिटिक्स जो है उसने मार्का मार लिया है, कोई और सिस्टम हमारे अगेंस्ट नहीं रहा, इसलिए अब हम यूनिपोलर हैं और हिस्ट्री एंड हो गई है। उस ट्रायम्फलिज्म में, उस गुरूर में, उस ह्यूब्रिस में उन्होंने कहा कि जी अब सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका तो छोड़े, पूरी दुनिया हमारी है, और वो फिर इंगेज कर गए। अगर आपने देखा हो तो उसके बाद फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, उसके बाद लिबिया, सीरिया, ये सारी जंगें, अफ़गानिस्तान। ये क्यों हुआ कि वो ह्यूब्रिस का एक मोमेंट आया और ट्रायम्फलिज्म का एक मोमेंट आया कि जी हम जीत गए हैं, हमारे अगेंस्ट अब कोई दुनिया में नहीं खड़ा, ना कोई आइडिया खड़ा है, ना कोई कौम खड़ी है, ना कोई लोग खड़े हैं, इसलिए हम अब पूरी दुनिया पर हमारा सिस्टम चलेगा, हमारी हेजेमनी चलेगी और हमारे मिलिट्री बेसिस होंगे। और उसके बाद 800 मिलिट्री बेसिस पूरी दुनिया में। और ये आपको समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है?
जहां आपको लाना चाह रहा हूं मैं, बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ही अब अमेरिका को चैलेंज आना शुरू हुआ है चाइना से और रशिया से, चाइना से ईस्ट एशिया में और रशिया से यूरोप में, तो अब अमेरिकन की फिर वो इंस्टिंक्ट आ रही है वापस। दूसरा ये कि जी हम बहुत स्ट्रेच कर गए, 800 बेस हो गए, 1.5 ट्रिलियन तक हमारा, ट्रिलियन डॉलर्स तक हमारा डिफेंस बजट पहुंच गया है, 40 ट्रिलियन हमारा डेट, हमारा उधार हो गया है। तो हमें अब हम ये दुनिया में ये फैला के नहीं बैठ सकते, हमें वापस आना पड़ेगा। अब एक नई टर्म, स्टीव बैनन है इनके, एक राइट विंग के बड़े, फर्स्ट टर्म में ट्रम्प के एडवाइज़र भी थे, राइट विंग के इनके डेमागॉग कहते हैं, जो थ्योरीज बनाते रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उनका अपना टीवी प्रोग्राम भी है, पॉडकास्ट भी करते हैं। तो उनको अगर आप सुने तो उन्होंने उसको नाम दिया है हेमिस्फेरिक डिफेंस, कि जी हमें दुनिया से वापस आके अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना डिफेंस करना है। और वो कहते हैं कि जी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इतना पेट्रोल, इतनी खुराक, इतना ये, इतना फ्रेश वाटर, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और उसके बाद साउथ सेंट्रल अमेरिका को मिला के, कैरिबियन को मिला के इतने रिसोर्सेज हैं कि हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं। हमने अब करना ये है कि लेकिन हमने बाहर से किसी को इस हेमिस्फेयर में नहीं आने देना, और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंगेजमेंट बाहर की दुनिया से कम करके वापस वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमने आके अपनी फोर्ट्रेस बना के, किला बना के उसमें आके बैठ जाना है। अब अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ, अगर आपको याद हो तो उन्होंने पनामा को कहा कि पनामा कनाल हमने बना के दी, तुमने चाइनीज़ कंपनियों को इसके ठेके दे दिए, ये अब चाइनीज़ कंपनियों को निकालो, नहीं तो हम पनामा कनाल पे कब्जा कर लेंगे। पनामा ने मजबूरन चाइनीज़ कंपनीज़ को निकाला और उस पर चाइनीज़ बहुत नाराज़ हैं, और अभी उन्होंने पनामा के गुड्स को चाइना की पोर्ट्स पे भी रोका हुआ है और आने जाने नहीं दे रहे। ये रिसेंटली 2-3 दिन से, 4 दिन से ये झगड़ा चल रहा है कि पनामा कह रहा है कि चाइना हमारे गुड्स को नहीं आने दे रहा अपनी पोर्ट्स पे। उन्होंने कहा जी जब आपने हमारी कंपनियां निकाली थी हमसे बगैर पूछे, तो हम आपको क्यों आने। तो खैर पनामा हुआ। फिर अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि जी कनाडा हमारा प्रोविंस होना चाहिए, कनाडा को हम कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये भी वही हेमिस्फेरिक डिफेंस के चक्कर में। फिर क्या हुआ कि अभी माह, 1.5 माह कबल, 2 माह कबल आपने देखा कि अमेरिका ने जाके वेनेजुएला का जो लेफ्ट लीनिंग सुरखा, जिसको हम कोलोकली कहते हैं हरफ आम में, प्रेसिडेंट उठा के अगवा करके उसको अमेरिका ले आए और एक फ़ोनी से केस में उस पर अदालत में केस चलाया जा रहा है, अगवा करके सिटिंग प्रेसिडेंट को। 3 मुल्कों से इस वक्त इनको साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में तकलीफ़ है, कैरिबियन में एक क्यूबा, एक वेनेजुएला और एक कोलंबिया। तीनों में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स हैं। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा के ले गए। क्यूबा पर इस वक्त आपको पता है कि कंप्लीट एम्बार्गो लगाया हुआ है। क्यूबा में कोई पेट्रोल नहीं जाने दे रहे, कोई चीज़ नहीं जाने दे रहे। क्यूबा में लाइट्स 24 घंटे में 1 घंटा सिर्फ बिजली आती है और बाकी 23 घंटे नहीं होती। बड़ी कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने एक ऑयल टैंकर भिजवाया है, कभी उसको रोक लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं। अभी CIA के चीफ गए हुए थे क्यूबा के, जी आप सरेंडर करें हमें, और ये वो। कहने का मकसद ये है कि अब अमेरिका बिल्कुल खुल के आ गया है कि हम कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमने जनीवा कन्वेंशन और लॉज ऑफ वॉर और फलां फलां बनाए थे, ख़त्म। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय हमारे लॉ के। हम प्रेसिडेंट्स भी अगवा करेंगे, हम ब्लॉकेड भी करेंगे। ब्लॉकेड आपको पता है कि जंग की एक किस्म है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी और फिजिकल ब्लॉकेड भी। किसी मुल्क का करना इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, ये जनीवा कन्वेंशन में लिखा हुआ है। तो अमेरिका अब खुल के किसी इंटरनेशनल लॉ को, किसी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, और वो कहता है कि इस हेमिस्फेयर में हम किसी को नहीं आने देंगे। चले यहाँ तक भी बात अच्छी होती कि अगर वो बाकी जगहों से कंप्लीटली निकल आते और कहते हैं हम इस हेमिस्फेयर में जा रहे हैं, तो बाकी दुनिया सुख का सांस लेती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आइसोलेशनिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट के दरमियान अमेरिका का झगड़ा है, ये कभी भी आइसोलेशनिस्ट के हक में नहीं निकलता। अमेरिका के जितने कनंड्रम हैं, जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल, इनमें हमेशा होता ये है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अमेरिका की, तो एम्पायर के हक में ही निकलता है फैसला। ये आइसोलेशनिस्ट कभी कामयाब क्यों नहीं होते? सरफेस पे आपको लगता है कि जी बड़ा झगड़ा चल रहा है इनके दरमियान, इंटरवेंशनिस्ट के दरमियान और आइसोलेशनिस्ट के दरमियान, लेकिन होता ये है कि आखिर में जो है वो इंटरवेंशन कर, आइसोलेशनिस्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर को भी खा जाते हैं, और जो इंटरवेंशनिस्ट हैं वो बाकी दुनिया को खा जाते हैं। दुनिया फिर भी अमेरिका के पास रहती है। तो अभी आप देखें कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हम नेटो से निकल रहे हैं, हम यूरोप को छोड़ रहे हैं, रशिया जाने, आप जाने, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम वेस्ट एशिया से निकलना चाहते हैं, हम गल्फ से बेसिस खाली करना चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं अपने हेमिस्फेयर। फिर आप देखते हैं तो फिर ईरान पे अटैक हो जाता है, फिर आप देखते हैं तो ताइवान को असला प्रोवाइड हो रहा है, फिर आप देखते हैं तो जापान की प्राइम मिनिस्टर को असला दे रहे हैं। उधर आप देखते हैं तो फिर अभी कल फ्रेडरिक मर्ज, जो जर्मन चांसलर, ने कहा कि जी ट्रांस अटलांटिक अलायंस बड़ा मजबूत है और हम रशिया के खिलाफ फिर ट्रांस अटलांटिक आ गया, यानी अमेरिका हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, ये जो ड्यूल पर्सनैलिटी है, ये अमेरिका की ये ख़त्म नहीं होती। वो कहते तो हैं कि हम अपनी आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने की इंटरवेंशन ये है,
अगर आप इवन इनके पहले भी देखें तो फिलीपींस का कब्ज़ा 1901 में, हवाई का कब्ज़ा, हेटी का कब्ज़ा, स्पेन को इधर से निकाल उधर से निकाल, कभी भी अमेरिका अपनी हिस्ट्री में डिस्पाइट रेटरिक बातें करने के बावजूद आइसोलेशनिस्ट रहा नहीं है। हमेशा अमेरिका ने इंटरवेंशन ही की है। लेकिन अब बात यह है कि अमेरिका शायद इतना ओवर स्ट्रेच हो रहा है, और ये ईरान की जंग में हार, तकरीबन जिसको हार कहते हैं, हार के बाद और चाइना के इतने बड़े बिल्डअप के बाद रशिया जो यूक्रेन में डिस्पाइट सारे प्रोपेगेंडे के, आपको मैं बता दूं कि रशिया लैंड पे वॉर जीत रहा है। ठीक है, ये ड्रोन्स जाके उनके कोई गैस फैसिलिटीज़ को मार रहे हैं शो के लिए, टीवी के लिए, तो वो बड़ा अच्छा नज़र आता है कि रशिया में आग लगी हुई है। लेकिन जो फ्रंट लाइन है जहाँ पे जंग हो रही है, तो वहाँ पे रशिया ने बहुत बड़े गेन्स किए हैं पिछले कुछ अरसे में, और इस फॉल तक, खिजान तक लगता है कि रशिया काफ़ी सारा जो उसके टारगेट्स हैं डॉनबास में और लुहांस में, जो 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 एरियाज़ यूक्रेन के रशिया कहता है कि रशियन स्पीकिंग है और हमारे हैं, उसमें सुना है कि वो काफ़ी हद तक इस साल कामयाब हो जाएंगे। तो इन 3 रिवर्सल्स के बाद, इस सेटबैक के बाद, अब लगता है कि वाकई शायद अमेरिका में ये थिंकिंग आ रही है कि अब हम दुनिया को मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें वापस चले जाना चाहिए हेमिस्फेरिक डिफेंस पे और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, और दोबारा मनरो डॉक्टर पे चला जाना चाहिए। इसलिए ये वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया का जो आप देख रहे हैं इस टाइम गर्म हुआ हुआ मामला, पनामा कनाल, ये बार बार आप सुनते हैं कनाडा को हम कब्जा कर लेंगे, हमारी प्रोविंस बन जाएगा, हम ये, अच्छा एक तरफ वो कहते हैं जी वेस्टर्न हेमिस्फेरिक, फिर जब वेस्टर्न हेमिस्फेयर के गरीब लोग आने की कोशिश करते हैं तो वो बॉर्डर भी बंद कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि अभी वो बोट्स को करीबियन में कि जी ड्रग कार्टेल्स की बोट थी, वो छोटी छोटी किश्तियाँ हैं, उनको मार रहे हैं डायरेक्ट कि जी ड्रग्स भी ना आए, लोग भी ना आए, लेकिन हेमिस्फेयर हमारा है। अब वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर वाले कहते हैं कि यार अगर हमारी रिसोर्सेज आपकी हैं, सारा कुछ आपका है, तो फिर हमें कुछ हक हमारे भी है, फिर हमें अमेरिका आने दो। नहीं, ड्रग्स भी नहीं आएंगे, आपके लोग भी नहीं आएंगे, हेमिस्फेयर हमारा है। वेनेजुएला का ऑयल, अभी आप सुनते होंगे ट्रंप को परसों उसने कहा है कि हमने बिलियंस और बिलियंस और बिलियंस का ऑयल निकाल लिया है वेनेजुएला से, वो बड़ा फ़ख्र से बता रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो एक है डायकॉटमी है इनकी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी में और एक्शंस में, ये आपको समझाना ज़रूरी है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें देखें तो आपको पता हो कि ये वो आइसोलेशन और इंटरवेंशनिस्ट के दरमियान जो चक्कर चल रहा है, ये दोबारा फिर चल रहा है। इस मरतबा शायद इसलिए सीरियस है कि इतना प्रेशर आ रहा है यूएस पे, इधर वेस्ट एशिया से, वहाँ ईस्ट एशिया से, वहाँ यूरोप से, रशिया की तरफ से, कि अब इनको शायद वाकई ही किसी कंप्लीटली नहीं तो किसी न किसी शक्ल में वापस आइसोलेशन में अमेरिका जाना पड़ जाए। ये मैंने प्रेजेंटेशन एक बनाई हुई है, वो मैं साथ लगा दूंगा, जिनको और डिटेल में देखने का किसी का मूड हो। ये मेरे ख्याल में मैंने आपको बात ऑलमोस्ट समझा दी है कि ये इनके अंदर एक डायकॉटमी, स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है। आधा अमेरिका कहता है कि हमें निकल आना चाहिए, आधा अमेरिका कहता है कि नहीं निकलना चाहिए। निकलने का दिल भी करता है क्योंकि ख़र्चा बहुत हो रहा है, जंगें हार रहे हैं, लेकिन दुनिया की रिसोर्सेज को कब्ज़ा करने का भी दिल करता है, वहाँ से निकलने को भी दिल नहीं करता। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बड़ी पुरानी है, लेकिन अब ये खुल के सामने आ रही है। जो राइट विंग है अमेरिका का, जो डोनाल्ड ट्रंप जिसको लीड कर रहा है, वो कहते हैं कि बस भाई बहुत इंटरवेंशन हो गई, हमने बहुत पैसे ज़ाया कर दिए, बड़े हमने जंगें कर ली, ये बेसेस, ये 1.5 ट्रिलियन, ये हम मज़ीद नहीं कर सकते, हमें वापस आके अपने एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करना है, रशिया चाइना को यहाँ से निकालना है, और इसके रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत हैं, हम फिर भी सुपर पावर रहेंगे अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर के रिसोर्सेज हमारे पास रह गए। ये वो बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जब आप अमेरिका के एक्शंस को देखते हैं, अचानक आप देखिए क्यूबा पर 50 साल बाद दोबारा वो ब्लॉकेड लग गया है, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट एक रात को अगवा हो जाता है, अब सुना है कोलंबिया की जंग की तैयारी हो रही है। ये क्यों हो रहा है? आपको ये समझना चाहिए कि ये इसके पीछे, ये मैंने आपको पहले भी बात कई दफ़ा की है कि ये वैक्यूम में कोई भी चीज़ नहीं होती। ये एक थ्योरी बनाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, जब उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर वो बार बार रीइटरेट करते हैं उस थ्योरी को, जाके फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश, स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जितनी आपको कन्फ्यूजिंग किस्म की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये कन्फ्यूजिंग नहीं होती, ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की, जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी से निकलती हैं, जिसकी वजह से ये स्टेट्स अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, और आपको ये दुनिया में सारा कुछ होता नज़र आ रहा है। आज के लिए ये, अगली वीडियो इंशाल्लाह करेंगे आर्कटिक पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।